हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई। रेक्टिफिकेशन मतलब दिष्टकरण। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। एसी करंट को डीसी करंट में या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रेक्टिफिकेशन या फिर दिष्टकरण कहते हैं। और जिस डिवाइस से ये किया जाता है उसे दिष्टकारी या फिर रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर दो तरह के पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं वो भी थोड़ी देर में क्लियर होगा। तो हम पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। ये उसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है और ये यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल पे हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसे हम सपोज करो VI से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये सिग्नल है हमारा AC। AC सिग्नल को हम हमेशा साइन या फिर कोस में लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो VI सिग्नल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसका मान है EP साइन ओमेगा टी। EP मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इसलिए ये जो VI का ग्राफ है ये बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसे साइन का ग्राफ होता है। ये देखो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। ये हाईएस्ट जो वैल्यू है यहाँ पे ये कितनी हो सकती है, EP। और यहाँ पर कितनी हो सकती है, -EP। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर की दूसरी कुंडली, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है। हम जानते हैं कि जो प्राइमरी सिग्नल होता है और सेकेंडरी कॉइल पे जो सिग्नल मिलता है उसका अनुपात इन दोनों कॉइल में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि EP/ES जो होता है वो N1/N2 होता है, जहाँ N1 और N2 प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या है। तो सपोज करो N1/N2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये N1 N2 के मान बदल के हम हमारी इच्छा से सेकेंडरी कॉइल पे हमें कितना वोल्टेज चाहिए उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज प्राइमरी पे हमें 200 वोल्ट मिल रहा है, मैक्सिमम 200 वोल्ट मिल रहा है और हमें हमारे सर्किट में 200 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें 100 वोल्ट ही चाहिए या फिर हमें 300 वोल्ट चाहिए। तो हम फेरों की संख्या बदलकर इस सिग्नल का मान चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने इतना सिग्नल दिया प्राइमरी कॉइल को और उससे हमें सेकेंडरी कॉइल पर जो सिग्नल मिल रहा है वो मिल रहा है N गुना होके, उसका N गुना हो गया। ये जो N है ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या का रेशियो है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। N इंटू EP को मिला के सपोज हम नाम दे देते हैं EM और साइन ओमेगा टी ही रहेगा। ये वोल्टेज यहाँ पर A और B के बीच में जो वोल्टेज हमें लास्ट में मिल रहा है उसे हम VS से रिप्रेजेंट करेंगे। S का मतलब है सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली। ये सिग्नल फाइनली हमारे सर्किट में आ जाएगा। तो A और B के बीच में हमें EM साइन ओमेगा टी मिलेगा। और हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी के अंदर जब AC सिग्नल होता है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई था और सेकेंडरी कॉइल पे जो हमें मिल रहा है, सपोज हमने N का मान इस तरह से सेट किया है कि यहाँ पर जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में था, हमें उसका मैग्नीट्यूड कम करना है। तो ग्राफ अभी भी हमें साइन का मिलेगा लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऊपर की तुलना में थोड़ी सी कम हो गई। अब ये हाईएस्ट वैल्यू EM हो सकती है और यहाँ की हाईएस्ट वैल्यू -EM हो सकती है। ये हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हमने कनेक्शन किया है एक डायोड से। डायोड का ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट होता है इसे पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं और जो लाइन वाला पार्ट होता है उसे नेगेटिव। यानी ये N टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये P टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको PN जंक्शन डायोड के बारे में डिटेल से बताया है। P और N टाइप के मटेरियल को मिला के जो डायोड जंक्शन जो डिवाइस बनती है उसे डायोड कहते हैं। ओके। और मैंने ये भी बताया है कि जब पॉजिटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और ये नेगेटिव पार्ट जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो तो अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत ही घट जाती है क्योंकि ये प्लस इसको उधर पुश करेगा, ये माइनस इस N टाइप के इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा। चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो आसानी से होगा और करंट फ्लो होना शुरू कर देगी। लेकिन अगर इसका उल्टा कनेक्शन होता है, पॉजिटिव पार्ट को बैटरी के नेगेटिव से और इस नेगेटिव पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत बढ़ जाती है, चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता और इस वजह से करंट का फ्लो भी नहीं होता है, जिसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। जब ये सिग्नल EM साइन ओमेगा टी यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, ठीक है, उस कंडीशन में सपोज ए के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और B के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब A पर पॉजिटिव और B पर नेगेटिव जो टर्मिनल रहेगा, ये नेगेटिव साइन रहेगा, ये तब तक रहेगा यहाँ से शुरू होके जब तक आधा सर्कल कंप्लीट नहीं होता। आधा कंप्लीट होने के बाद हम जानते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव माना जाता है। यानी कि हर आधे सर्कल के बाद, हर आधे साइकिल के बाद A और B की जो पोलैरिटी है वो
उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, यानी आधे साइकिल तक तो ए पॉजिटिव रहेगा और नेक्स्ट आधे साइकिल तक ए नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगले आधे साइकिल में ए पॉजिटिव होगा और फिर अगले आधे साइकिल में ए नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस आधे साइकिल में ए पॉजिटिव रहेगा और बी नेगेटिव रहेगा, उस आधे साइकिल में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, क्योंकि डायोड का पॉजिटिव वाला पार्ट जो कि ट्राइंगल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस होने से ये अपने अंदर से करंट को फ्लो हो जाने देगा और इस पूरे लूप में करंट फ्लो हो जाएगी। आरएल जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ए पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, उस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी डायोड का जो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ जाएगा और मैंने कहा था जब ऐसा होता है तो यहाँ अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत बढ़ जाएगी, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी और उस हिस्से में हमें करंट जीरो मिलेगी। तो ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब ये वो हिस्सा है जो आरएल में से करंट को फ्लो करवा रहा है और आरएल में से जब करंट फ्लो होगी तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी नोट से। तो अगर आरएल में से करंट आएगी तो हमें वी नोट का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर करंट ही इसके अंदर से फ्लो नहीं होगी तो वी नोट का मान हमें जीरो मिलेगा। तो जो वी नोट का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यानी कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, अग्रदिशिक बायस में होगा, तब तो करंट का फ्लो होने देगा ये अपने अंदर से, और जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो वो आरएल में से होकर गुजरेगी, तो यहाँ से यहाँ तक हमें करंट मिल जाएगी। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, आरएल में से कोई करंट नहीं जाएगी, सो नेगेटिव हाफ साइकिल तक वी नोट का मान हमें शून्य यानी कि जीरो मिलेगा और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो हमें करंट मिल जाएगी, फिर जीरो और फिर ये। सो ये जो सिग्नल हमने अप्लाई किया था ये एसी सिग्नल था प्योर, और यहाँ जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें डीसी सिग्नल मिलना चाहिए था वो थोड़ा बहुत डीसी सिग्नल की आधी डेफिनेशन हमें सही मिल रही है, आधी नहीं। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है कि एसी की जो करंट होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, जबकि डीसी सिग्नल में हमेशा एक डायरेक्शन में ही मिलनी चाहिए। तो ये तो सही हो रहा है हमारा, क्योंकि हमें सारा का सारा सिग्नल केवल पॉजिटिव पार्ट में मिल रहा है, नेगेटिव वाले पार्ट में हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। सो आधा काम तो हमारा हो गया। लेकिन एसी सिग्नल की दूसरी डेफिनेशन ये है कि टाइम के साथ इसके सिग्नल की वैल्यू बदलती रहती है, और डीसी सिग्नल जो होता है टाइम के साथ उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि हमें हमें यहाँ पर जैसे जैसे ये टाइम के रिस्पेक्ट में है ग्राफ, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वी नोट की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर जीरो है, फिर चेंज हो रही है, फिर जीरो है, तो हमें कांस्टेंट नहीं मिल रही है। यानी कि जो डीसी करंट हमें मिल रही है उसमें अभी भी एसी सिग्नल का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, और इसी एसी पोर्शन को बोलते हैं पल्स या फिर रिपल, जिसका मान हम निकालेंगे। सो ये तो है इसकी वर्किंग। अब हमें जो करंट मिलती है आधे साइकिल के लिए उसकी वैल्यू निकालते हैं। सो ये वी आई का मान है, ये वी एस का मान है। सो करंट हमें कितनी मिलेगी? करंट हमें यहाँ पर देखो, इस यहाँ डायोड का जो प्रतिरोध है सपोज करो वो आर एफ है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसका प्रतिरोध सपोज करो हम ले लेते हैं आर एस, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध हमें गिवन है आर एल। सो यहाँ पर तीन प्रतिरोध है वो सीरीज में हो गए, कौन कौन से? आर एल, आर एफ और आर एस। और जबकि जो सिग्नल है वो केवल यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल पे मिल रहा है, और वो किस अमाउंट का मिल रहा है? वी एस का। सो इस पूरे सर्किट में करंट कितनी होगी? पोटेंशियल कितना मिल रहा है हमें? वी एस, और प्रतिरोध है तीन जो कि तीनों श्रेणी क्रम में है। सो आर एफ और एस को मिला के सपोज करो हम नाम दे देते हैं आर, और यहाँ पर वी एस का मान रख देते हैं ई एम साइन ओमेगा टी, और ये हमें कब तक मिलेगा? जब तक करंट का आधा साइकिल फ्लो होगा। उसके बाद दूसरे आधे साइकिल में यानी T/2 से लेके कैपिटल टी, क्योंकि एक टाइम पीरियड को हम 0 से T तक मानते हैं जिसमें यहाँ से लेके करंट वापस यहाँ तक आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला समय होता है कैपिटल टी। सो दूसरे आधे साइकिल में हमें करंट 0 मिल रही है और पहले आधे साइकिल में हमें करंट ये मिल रही है। सो आई एम का मान जो हो जाता है यहाँ पे, ये वैल्यू हमें मिल रही है करंट की। देखो यहाँ पर करंट है और इसका एक्सप्रेशन ये मिला है, इसमें ई एम अपॉन आर एल प्लस आर, इसको मिला के नाम दे दिया आई एम। तो इस पूरे की जगह अगर आई एम रख देते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट। इसको पल्सेटिंग करंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आउटपुट में हमें इस तरह की पल्सेस मिल रही है। ठीक है, तो इसको करंट को बोलते हैं पल्सेटिंग करंट। सो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज हमें, क्योंकि करंट जो है टाइम के साथ करंट की वैल्यू या सिग्नल जो भी वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब करंट भी चेंज हो ही रही है। सो हमें ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो T1 टाइम तक सपोज हमें करंट मिलती है I1, T2 टाइम पे करंट मिलती है I2, T3 टाइम पे करंट मिलती है I3, तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं? I1 T1
प्लस I2T2 एंड सो ऑन, और पूरे टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। सो 0 से लेके कैपिटल T टाइम तक, ये अगर टाइम का टोटल देखें तो ये किसके बराबर होगा, कैपिटल T के बराबर होगा। और क्योंकि हमें जो I वैल्यू है T1 टाइम, बहुत छोटे टाइम तक हमें सेम करंट मिलती है। सो अगर समेशन को, यहाँ पर समेशन होगा, समेशन को अगर इंटीग्रेशन से रिप्लेस करें तो dt टाइम तक सपोज हमें I करंट मिल रही है, तो हमें यहाँ पर करंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो ये करंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और फिर उसको समेशन करना है। समेशन के लिए हमने इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल किया है और 0 से लेकर t तक लिमिट रख दी। अब हमें जो करंट मिल रही है वो 0 से केवल t/2 तक ही मिल रही है, उसके बाद तो वैल्यू 0 मिल रही है, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट को हम 0 से t/2 तक रख सकते हैं, क्योंकि उसके आगे वाले इंटीग्रेशन में वो वैल्यू 0 हो जाती है। और ये करंट हमें मिल रही है Im sin ओमेगा t, ऊपर जैसा मिला है। सो Im को बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी है, ये देखिए यहाँ पर t की जगह पुट किया है t/2 और 0 की जगह पुट किया है 0। ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं टी बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो ओमेगा इंटू टी कितना होता है 2 पाई। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा कोस पाई माइनस 1, कोस पाई हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से लास्ट में हमारे पास ये ओमेगा टी आ जाएगा, इसी जगह 2 पाई रख दिया, आंसर आ गया Im अपॉन पाई, और ऊपर Im की वैल्यू हमें ये मिली हुई थी। तो ये तो हो जाता है IDC। IDC का मतलब जो बाहर RL लगा हुआ है उसमें से जो करंट DC करंट फ्लो हो रही है उसे हम कह रहे हैं IDC। तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमने कहा था कि आउटपुट वोल्टेज होगा, और आउटपुट वोल्टेज में जो DC कंपोनेंट होगा EDC, उसका मान कितना होगा, RL में से जब करंट IDC फ्लो होती है तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल होगा, सो पोटेंशियल अक्रॉस RL कितना होगा, I इंटू R होता है। IDC की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Im अपॉन पाई। तो एक फॉर्मूला तो ये, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर अगर IDC की वैल्यू अपन ये रखते हैं तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों क्या हो गई, ये IDC है DC करंट की एवरेज वैल्यू, और EDC है DC वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। नाउ RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट या फिर वोल्टेज। अब ये RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू होती है किसी भी वोल्टेज या करंट का रूट मीन स्क्वायर। यानी कि कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, सबसे पहले उल्टा चलते हैं, करंट का निकालना सपोज, तो सबसे पहले करंट का स्क्वायर करो, तो ये करंट का स्क्वायर कर दिया। फिर उसका मीन, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज, तो ये एवरेज ले लिया, और फिर उसका रूट करना है तो ये लगा दिया रूट। तो यहाँ पर देखो IRMS की वैल्यू होगी I स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, फिर उसका रूट। सो दोनों साइड में अगर स्क्वायर करते हैं तो IRMS का स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर का एवरेज। अभी अभी मैंने बताया था कि सिंपल I का एवरेज अपन कैसे लेते हैं, ये सिंपल I का एवरेज होता है। अगर I का एवरेज का फॉर्मूला ये है तो I स्क्वायर का एवरेज लेना है, तो जस्ट जहां पर I मिला है उसकी जगह सिंपली क्या कर दो, I स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर अपन ने सिर्फ I स्क्वायर कर दिया। अब I स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, और ये आ गया 2। 1 माइनस कोस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो इस 1 का तो हो जाएगा t, कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट पुट करते हैं तो इस t की जगह रख दिया t/2, इस t की जगह क्या रखेंगे t/2, तो हमें मिल जाएगा ये ओमेगा टी। हमने देखा था कि क्या होता है 2 पाई। सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 पाई बचेगा, और साइन 2 पाई भी कितना होता है 0, और ये जब 0 टी की जगह जाएगा तो ये 0 मिल जाएगा, और ये 0 इस टी की जगह आ जाएगा तो साइन 0 मिलेगा, उससे भी 0 मिलेगा, तो हमें केवल t/2 मिलेगा, और वो यहाँ रखने से हमें Im स्क्वायर अपॉन 4 मिल गया। हमें चाहिए IRMS की वैल्यू, तो इसका रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा Im अपॉन 2, और Im की वैल्यू ऊपर देख लीजिएगा हमें मिली हुई है Em अपॉन R प्लस RL। तो इसी तरह से अगर ERMS निकालना है तो उसी RL में से जब IDC करंट फ्लो हो रही थी तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आया था, IDC इंटू RL। अब अगर इसमें से IRMS करंट फ्लो हो रही है तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, IRMS इंटू RL, और हमें आंसर मिल जाएगा ये और ये। इसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, दिष्टकारी की दक्षता। दक्षता का मतलब होता है कि हमने उसको जो पावर दी है इनपुट पे, इनपुट जो पावर दी थी वो तो हमने उसमें तो AC प्लस DC दोनों सिग्नल मौजूद थे, और आउटपुट पे हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि जो पावर मिले हमें वो केवल DC हो, क्योंकि उसका काम क्या है AC को DC में कन्वर्ट करना। तो उसकी एफिशिएंसी कैसे मापेंगे कि आउटपुट DC पावर कितनी मिल रही है और इनपुट
टोटल पावर वो कितनी ले रहा है। सो पीडीसी है आउटपुट पावर और पीएसी है इनपुट पावर, जिसमें एसी और डीसी दोनों तरह के सिग्नल मौजूद है। तभी तो उसने बाहर अलग अलग किया, एसी को छोड़ के साइड में केवल डीसी डीसी सिग्नल को अलग कर दिया। तो सबसे पहले पीडीसी का फॉर्मूला क्या होगा, पीडीसी क्योंकि आउटपुट पे मिल रही है और आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा है हमारा आरएल है, तो उसमें से जब आईडीसी करंट फ्लो होती है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, लेकिन डीसी लेना है क्योंकि पावर आउटपुट डीसी के फॉर्म में मिलनी चाहिए। आईडीसी का फॉर्मूला ऊपर फर्स्ट पॉइंट पे हमने डिराइव किया है, वो मैंने वैल्यू यहाँ पर रखी है। एसी पावर कैसे निकालेंगे, एसी पावर इनपुट पावर लेनी है कि हमने उसको इनपुट में कितनी पावर दी थी रेक्टिफायर को, जो इनपुट में पावर दी थी वो करंट जो इनपुट से होकर गुजरी थी वो उसमें सेकेंडरी कॉइल में से पर होकर भी गुजरी थी, डायोड से भी होकर गुजरी थी और आरएल से भी होकर गुजरी थी। जबकि जो आउटपुट डीसी करंट है, क्योंकि वो आउटपुट करंट है तो वो केवल आरएल के हिस्सों से गुजरी है, जबकि जो इनपुट पावर है वो इन तीनों रेजिस्टेंस से होकर गुजरी है। इसलिए यहाँ पर इसके फॉर्मूले में हम लेंगे आई स्क्वायर आर, और यहाँ पर करंट आई आरएमएस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आई आरएमएस के अंदर एसी सिग्नल भी होता है और डीसी पार्ट भी होता है। आईआरएमएस जो वैल्यू होती है करंट की, उसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं, और दोनों कंपोनेंट जब थे तो वो इनपुट करंट इन तीनों एलिमेंट से होकर गुजरी थी, इसलिए पावर इन तीनों के करस्पॉन्डिंग लेनी है। अब आरएस और आरएफ को मिला के हमने आर नाम दे दिया था और यहाँ पर आ गया आरएल, और यहाँ आईआरएमएस की वैल्यू जो ऊपर हमें मिली थी वो वैल्यू मैंने पुट करी है, इससे हमें मिल गया पीएसी और ये है हमारे पास पीडीसी। दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर लास्ट में आ जाएगा। ये मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन की है, आप चेक कर लेना। इसका आंसर आता है 40.6 अपॉन दिस। तो ये वैल्यू आती है एफिशिएंसी की। इसके बाद रिपल फैक्टर, मैंने कहा था कि जो डीसी करंट है हमारी उम्मीद थी कि वो ऐसी मिले, पर वो हमें ऐसी सीधी लाइन ना मिलकर इस तरह का सिग्नल हमें मिला है, तो इनको बोलते हैं रिपल्स। तो रिपल क्या होता है कि जो भी हमें करंट बाहर मिल रही है उसमें एसी का कंपोनेंट कितना है और उसमें डीसी का कंपोनेंट कितना है। सो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल पावर जो हमने इनपुट में दी है वो डीसी पावर और एसी पावर का मिक्स है, जो कि आउटपुट पे जाके हमें केवल डीसी पावर मिल जाती है और एसी पावर वहीं पे रोक लिया जाता है। सो टोटल पावर अभी अभी अपन ने निकाली थी, टोटल पावर किसकी वजह से होती है, आई आरएमएस का स्क्वायर होती है। अब ये जो रिपल फैक्टर है, क्योंकि हम सिर्फ आउटपुट पावर में देख रहे हैं, जो हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो केवल किसके ऊपर मिल रहा है, हमें आरएल पे। जो ये रिपल फैक्टर देखा जाता है, ये रिपल देखी जाती है, ये केवल किस में चेक की जाती है, आउटपुट सिग्नल में देखी जाती है। और जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें किसके सिरों पर मिल रहा है, आरएल के सिरों पर मिल रहा है। तो जो टोटल पावर हमने दी थी, हालांकि वो आरएस से होकर भी गुजर रही है, आरएफ से भी होकर भी गुजर रही है और आरएल से होकर भी गुजर रही है, लेकिन जब हम यहाँ रिपल फैक्टर की बात करते हैं तो हम केवल वो हिस्सा लेते हैं जो आरएल में से होकर गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सिग्नल जो हमें मिलेगा आरएल पे, हम उसी को चेक करेंगे। सो यहाँ पर आरएल के सिरों में, यानी आरएल से होकर जो टोटल करंट गुजर रही है वो आई आरएमएस अगर गुजर रही है तो उसी आरएमएस में एसी सिग्नल भी है और डीसी सिग्नल भी है, और उन दोनों का रेशियो हमें लिखना है। सो टोटल पावर जो है, ये टोटल पावर किसके अक्रॉस ली जाती है, ओनली आरएल के अक्रॉस। और यहाँ पर डीसी पावर भी आरएल में और एसी पावर भी आरएल में, क्योंकि रिपल्स हमें केवल आउटपुट सिग्नल में देखना है। सो यहाँ पर आई आरएमएस का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि टोटल पावर जो है वो इस करंट के करस्पॉन्डिंग थी, और इसी आरएमएस का एक हिस्सा है डीसी के फॉर्म में और एक हिस्सा है एसी के फॉर्म में। सो यहाँ पर रिलेशन हमें मिल जाता है ये वाला, और यहाँ से हम आई एसी की वैल्यू निकालते हैं जो कि ये मिल जाता है। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है आई एसी बाई डीसी। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आई डीसी से डिवाइड कर दो, तो रूट के अंदर जाएगा आई डीसी तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आई डीसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ये वाला। अब हमें आई आरएमएस की वैल्यू ऊपर पॉइंट नंबर 2 में डेरिवेशन किया हुआ है, ये पॉइंट नंबर 1 में डेरिवेशन किया है, इनके वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 1.21। इसको परसेंटेज में अगर लिखते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तब इसका आंसर जाता है 121%, जो कि बहुत ही ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा रिपल्स हमें मिलती है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज नहीं किया जाता। इसके बाद आता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो ईडीसी यानी आउटपुट सिग्नल पे हमें जो डीसी वोल्टेज मिल रहा है उसके फॉर्मूले में अगर आप चेक करो तो ईडीसी का मान हमें मिला था ईएम आरएल अपॉन पाई आर प्लस आरएल, यानी कि ये आरएल पे डिपेंड करता है। तो जब आरएल की वैल्यू चेंज होती है तो सीधा सीधा ईडीसी भी चेंज हो जाता है, और इस चेंज को मापा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन से। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वी नो लोड, एनएल का मतलब होता है नो लोड। जब आरएल प्रेजेंट नहीं है
और फुल लोड जब RL प्रेजेंट है अपॉन फुल लोड इनटू 100%। अब नो लोड फुल लोड की वैल्यू कैसे निकालना है? सो ये EDC का फॉर्मूला हमें शुरुआत में मिला था पॉइंट नंबर 1 के अंदर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सॉल्व करो एलसीएम लेके तो वापस हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। सो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो दो टर्म हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं। जो EM अपॉन पाई R प्लस RL वैल्यू है वो थी IDC की वैल्यू, ऊपर चेक कर लीजिएगा। सो ये हमें फॉर्म मिल रहा है। अब नो लोड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है EDC और राइट हैंड साइड में है ये वाला। सो अगर इसे एक सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो सर्किट डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें सपोज करो ये लोड रेजिस्टेंस है RL, यहाँ एक बैटरी इमेजिन करते हैं और उस बैटरी से सपोज हमें कितना पोटेंशियल मिल रहा है EM अपॉन पाई, और इस बैटरी का खुद का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना है R। अगर इस बैटरी का वोल्टेज है EM अपॉन पाई और इसमें से करंट हमें कितनी मिल रही है IDC, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है R, तो बैटरी के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? EM अपॉन पाई तो एक्चुअल है, माइनस इस खुद के आंतरिक प्रतिरोध पे कुछ लॉस हो जाएगा, और लॉस कितना होगा? IDC इंटू R, जो कि एक्चुअल में देखो यहाँ पर मिल रहा है। सो ये जो EDC है जो कि इस बैटरी के रेजिस्टेंस में मिल रहा है या फिर RL के सिरों पर मिल रहा है, वो एक्चुअल में हमें इतना मिल रहा है, यानी इस सर्किट डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर इस टर्म को माने y और IDX को मानो x, तो y बराबर माइनस का mx प्लस c का ग्राफ यहाँ पे ये बन रहा है, जहां पर ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें कहाँ पर मिलता है? जब हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं, और x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो हमें केवल ये वैल्यू मिल रही है EM अपॉन पाई। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाता है EM अपॉन पाई। एनीवेज इस ग्राफ का उतना बड़ा रोल नहीं है। तो नो लोड का मतलब क्या होता है? नो लोड का मतलब होता है कि जब हमारे पास ये RL यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब जब RL हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो ये टर्मिनल खुले हुए हैं, तो कभी भी खुले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। अगर यहाँ पर RL मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पर करंट एंटर नहीं करेगी, यानी इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस ब्रांच में 0 हो जाएगी। और किसी ब्रांच में जब करंट एंटर नहीं करती है, इसका मतलब उस ब्रांच का प्रतिरोध कितना होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि हम जानते हैं जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है उतनी कम धारा प्रवाहित होती है। सो अगर कहीं पर धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां का रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट। तो जब हम कहें नो लोड, तो नो लोड का मतलब ये कभी मत समझना कि RL का मान 0 है, नहीं। नो लोड का मतलब है RL का मान इनफाइनाइट है, RL का मान इनफाइनाइट है। सो नो लोड के केस में RL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जो EDC का फॉर्मूला है ये रहा, इसमें RL का मान रखो इनफाइनाइट, तो ये RL को अगर इन्फिनिटी कर देते हैं तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। एंड EDC का मान कितना आ जाएगा? EM अपॉन पाई। सो V नो लोड की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? EM अपॉन पाई। और फुल लोड का मतलब है RL की प्रेजेंस है, तो RL की जब प्रेजेंस होगी तब ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज हमें ले लेना है, यानी EM अपॉन पाई माइनस IDC अपॉन R। तो वैल्यू पुट करते हैं तो फुल लोड का मतलब ये हो गया। अब V रेगुलेशन क्या मतलब था? V नो लोड, V फुल लोड और ये V फुल लोड। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमें देखो ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पर जो EM है उसका मान हमने IDC के टर्म में रख दिया है, क्योंकि इक्वेशन 1 में, सॉरी इक्वेशन 1 मतलब पॉइंट 1 में हमें IDC का ये फॉर्मूला मिला था। सो EM का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? IDC इंटू पाई इंटू R प्लस RL, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा R अपॉन RL। तो ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन। इसके बाद आता है पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रतीप शिखर वोल्टता। ये कौन सी वोल्टेज होती है? जब डायोड रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है, या फिर यूं कहो कि उस वक्त जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। सर्किट में जब करंट फ्लो नहीं हो रही है उस वक्त डायोड के सिरों पर मैक्सिमम वोल्टेज जो कितना अप्लाई हो सकता है ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इनवर्स वोल्टेज होता है। तो जब डायोड हमारा कब पॉजिटिव था? यहाँ पर A सिरा था और यहाँ पर B सिरा था। तो जब A पॉजिटिव था और B नेगेटिव था तब तक ये करंट फ्लो करवा रहा था। ठीक है, जैसे ही A नेगेटिव हुआ और B पॉजिटिव हुआ, इसने करंट को फ्लो करवाना बंद कर दिया, करंट की वैल्यू 0 हो गई। उस कंडीशन में मैक्सिमम इस डायोड के सिरों पर कितनी वोल्टेज थी? तो हम देखते हैं कि जो सिग्नल हम दे रहे थे वो था EM साइन ओमेगा टी। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? EM, लेकिन पॉजिटिव पूरे साइकिल तक डायोड काम कर रहा था, करंट फ्लो हो रही थी। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं हो रही थी। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास? ये माइनस का EM है। सो अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड देखें केवल, तो सिग्नल की कितनी मैक्सिमम वैल्यू डायोड पे अप्लाई हो रही है?
ईएम। सो पीक इनवर्स वोल्टेज का होता है वैल्यू ईएम, यानी जब डायोड में करंट फ्लो नहीं हो रही होती है उस वक्त उस डायोड पर कितना वोल्टेज अप्लाई हो सकता है मैक्सिमम। सो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम ईएम अप्लाई हो रहा है तो हमने ईएम दे दिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करंट। आउटपुट करंट या फिर वोल्टेज दोनों के ही हैं। सो जो आउटपुट करंट हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि वो सीधी लाइन नहीं मिल रही है, उसमें एसी कंपोनेंट भी हमें मिल रहा है, यानी कि साइन या कोस कंपोनेंट होंगे। सो जो एक्चुअल हमें आउटपुट करंट मिलती है, ये उसका फॉर्मूला आता है, जिसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट होता है IM अपॉन पाई, ये सिर्फ डीसी कंपोनेंट होता है। बाकी सब के अंदर साइन है, इसमें कोस है, तो ये सारे कौन से कंपोनेंट है? एसी कंपोनेंट है। सो यहाँ पर एसी और डीसी का मिक्स सिग्नल हमें आउटपुट में अभी भी मिल रहा है, प्योर डीसी हमें नहीं मिल रहा है। ये सीरीज कैसे आती है? ये सीरीज आती है फूरियर सीरीज को सॉल्व करने से, जो कि हम मैथमेटिकल फिजिक्स वाले पेपर में इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, इसलिए अभी मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ।